हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस बाय वैष्णवी जौहरी। आज के इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संरचना, उसकी न्यायाधीशों की योग्यताएं और उससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हमने कुछ अनुच्छेदों को भी देखा था, जो कि 124 से शुरू होता है। आर्टिकल 1 to 4 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेशन की स्थापना की गई। ये कुछ इतिहास है जो हम सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में हम देख सकते हैं कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान समय में कितने न्यायाधीशों की संख्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे रिलेटेड जो है आर्टिकल 214 वो आप लोग याद कर लीजिएगा। 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान भी मैंने आपको कल बताया था। न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे होती हैं, ये भी कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और वर्तमान तक कितने न्यायाधीश अभी तक हुए हैं और वर्तमान में कौन न्यायाधीश है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में होगा। तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश का वह दायित्व है जो अपने दायित्वों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने को अधिक वरीयता दे। ऐसा करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसका मतलब है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। ऐसा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होने पर ही किया जा सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करने के योग्य होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्ति एवं विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा, किंतु उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। न्यायालय की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। अन्य सभी मामले आमतौर पर 3 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा तय किए जाते हैं। यह निर्णय खुले न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन यदि अलग अलग मत होते हैं तो न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत निर्णय या राय दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। अपील का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है।
अतः इसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। यानी कार्यकारी मंत्रियों के परिषद और विधानमंडल संसद के अतिक्रमण दबावों एवं हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिए। इससे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आप लोग इसको लिख सकते हो। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित कर रखने एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें और संचित निधि से व्यय। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, इसके न्याय क्षेत्र में कोई कटौती नहीं, जैसे न्यायपालिका से स्वतंत्रता। तो ये कुछ है प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार को बताइए। डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडियन जुडिशरी। भारतीय न्यायपालिका से भी आपके आए हैं, तो मतलब वही रहेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। एक सबसे पहला कार्य जो है वो है मूल क्षेत्राधिकार का। एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से देखें तो निम्न के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करता है। पहला, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट के लिए जो एक से अधिक स्टेट है उसके बीच होगा विवाद। फिर केंद्र एवं राज्य या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, मतलब एक साइड केंद्र है या कोई राज्य है और दूसरी तरफ अदर स्टेट है। दो या अधिक राज्यों के मध्य, दो राज्य हैं उनके बीच अगर हो रहा है विवाद, तो उसका फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। उपरोक्त संघीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र निम्नलिखित समाहित नहीं है। कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसिद्धा एवं अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो, जिसमें प्रावधानों की संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्र एवं राज्यों के मध्य खर्च एवं पेंशन के संबंध में समझौता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वाणिज्य की प्रकृति वाला साधारण विवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। नेक्स्ट है, ये वीडियो खास तौर पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नोट्स के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो और टॉपिक को समझ भी सकते हो। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह संबंधित प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायाधीश जारी कर विक्षिप्त नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस संदर्भ में है कि पीड़ित नागरिक किसी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, जिन्हें की याचिका के माध्यम से किया जा सके। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसे 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। सलाहकार क्षेत्राधिकार। एडवाइजरी जुडिक्शन। आर्टिकल 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौतों, प्रसंविदा संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर। अभिलेख का न्यायालय। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास 2 शक्तियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं। किसी अन्य चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय को है।
अब हम देखेंगे कि आप लोग मेरे चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मोर वीडियोज़ के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान मामले, मास्टर ऑफ रोस्टर, मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करना, मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करना। ठीक है, ये भी है क्वेश्चन आंसर। भारत के सभी मुख्य न्यायाधीशों की सूची 1950 से 2024। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को 50वें CJI के रूप में शपथ ली। 2024 में सेवानिवृत्ति तक सेवा जारी रखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश देश में न्यायपालिका के प्रमुख हैं और संविधान को कायम रखने तथा सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश अपनी भूमिका में अपना अनूठा दृष्टिकोण और न्यायिक दर्शन लेकर आते हैं तथा अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय न्याय प्रणाली की दिशा को आकार देते हैं। ये भी आप लोग लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित तथ्य। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद से अब तक 50 न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ये भी याद कर लीजिए क्रम कौन सा है और क्या नाम है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की थी। ये भी आप लोग याद कर रहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते। आमतौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ये आर्टिकल जरूर लाइन याद करिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गठन और क्षेत्राधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब ये कुछ लिस्ट है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने हुए और पहले कौन से थे वो आप देख सकते हो। तो 1950 से लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची दी गई है। पहला है माननीय DY चंद्रचूड़ 2022 से 2024, माननीय UU ललित, फिर माननीय नथलापति वेंकट रमण, देख सकते हो 2021 से 2022 तक थे। माननीय शरद अरविंद बोबडे 2019 से 2021, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, माननीय जगदीश सिंह खेर, TS ठाकुर, HL दत्तू, RM लोढ़ा, माननीय न्यायमूर्ति P सदाशिवम, न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति HS कापाड़िया। तो आप लोग ऐसा करिए कि शुरू के लास्ट और लास्ट के में मतलब आगे के और पीछे के 10 याद कर लीजिए, कम से कम आपको और याद ही रहेगा। ये ज़्यादा है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये याद कर लीजिए कि कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, पहले कौन थे ये इम्पोर्टेंट है। तो माननीय न्यायाधीश हरिलाल जेकी सुंदास कानिया 1950, 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। पतंजलि न्यायमूर्ति M पतंजलि शास्त्री 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेरे 1 अक्टूबर 1937 से 25 अप्रैल 1943 थे। भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 के बीच काम करता रहा। न्यायमूर्ति हरिलाल जेके सुंदर कानिया भारत के पहले यानी कि अजय कानिया जो थे, हीरालाल जे कानिया, वो भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। पहले भारतीय न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ सबसे लंबे से सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश रहे। फरवरी 1978 से 1985 तक इन्होंने 2696 दिन सेवा की। ठीक है, 2696 दिन सेवा की। जबकि कमल नारायण सिंह सबसे कम सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी सिर्फ 17 दिन। ठीक है, अब हम और कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम कुछ तथ्य पढ़ेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताई वो थी। पहला है भाग, कौन से भाग में है? भाग 5 में है।
आर्टिकल कौन सा है? 124 से 147। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट है प्रकृति कैसी? एक कहल है और सबसे पहले CGI कौन थे? सर मॉरिस गिवेर। ठीक है, 1937 में। और 1947 में कौन थे? वो थे मतलब आज़ादी के बाद वो HJ कानिया थे। ठीक है, चीफ जस्टिस। नेक्स्ट हम कुछ आर्टिकल्स और पढ़ेंगे कि जो मैंने बताया था आप लोगों को। 124 एक में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। फिर योग्यता है। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 में है। आर्टिकल 126 में है। 127 में है आपका जो तदर्थ न्यायाधीश थे। फिर 128 में है आपका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को वापस बुलाना, ये मैंने अभी आपको बताया है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। ठीक है, फिर है आपका 130 में आपका स्थान, हाँ नई दिल्ली है ना। फिर उसके बाद 130 हो गया। फिर 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यहाँ से कार्य शुरू होते हैं। 132 अपीलीय न्यायालय। 133 संवैधानिक मामला, लिखते जाइए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। 134 कि ये UGC नेट के एग्ज़ाम में भी आता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछता है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। 134 में दीवानी मामला। 135 में आपराधिक या फौजदारी मामला। फिर है 136 में विशेष इजाज़त देना। 137 में है न्याय पुनरावलोकन का अधिकार। 143 लिख लीजिए, परामर्श देने का अधिकार। और 139A है अंतरण करने का अधिकार। अब हम बात करेंगे, ये एक ऐसा अनुच्छेद जिसमें कई सारे क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 124 1 2 पूरा ये बहुत आगे तक जाता है। ये पूरा आपका जाता है 3 4 5 6 क्लॉज 7। पहले में जो है वो है सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का एक। दूसरे में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, मतलब पहले में है मतलब 124, इसको फिर से नोट करिए, सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर एक में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। फिर नियुक्ति, फिर योग्यता, फिर हटाने के लिए संसद की शक्ति, फिर सत्र में प्रस्तुत करना राष्ट्रपति के समक्ष, शपथ है फिर, और सेवानिवृत्ति के बाद कार्य नहीं। ठीक है, 125 में वेतन से संबंधित है। तो इसको आप लोग का ये होमवर्क है कि आप लोग इसके सारे आर्टिकल्स को एक जगह लिखेंगे, नोट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ ओनली पॉलिटिकल साइंस।